Hello students. Today in this video we discuss a very important topic, Gauss's theorem, and all the articles and problems are based on this topic. So please carefully see this video. If you have any doubt, please discuss on my WhatsApp number. Okay. So today's topic is Gauss's theorem. ठीक है ना। देखिए कुछ बुक्स में इसे गॉसिस लॉ भी बोला गया है, बट लॉज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसे ड्राइव नहीं कर सकते, बट थ्योरम को ड्राइव किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे लिखता हूँ गॉसिस थ्योरम। ओके, अब चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। गॉसिस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको इसे स्टार्ट करने से पहले सभी को क्या किया है, डिस्कस किया है, चाहे वो सॉलिड एंगल हो, चाहे वो आपका एरिया वेक्टर हो, और चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट हो। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या है गॉसिस थ्योरम का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम बात करेंगे according to this theorem, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए एक एक पॉइंट वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को डाउट था कि हम गॉसिस थ्योरम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। देखिए चाहे आपका कूलॉम्स लॉ हो और चाहे गॉसिस थ्योरम है, ये सभी जगह एप्लीकेबल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि क्या उसके से सोल्व करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है, क्या उसे सोल्व करना इजी है जो मैथमेटिक्स हमारे पास है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है। तो कुछ कंडीशंस में हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स में को हम गॉसिस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है आपकी जो गॉसिस थ्योरम अप्लाई की जाती है वो सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के केसेस में की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको बताऊंगा कि कब निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उसी से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि ये इसे अप्लाई कहाँ पर किया जा सकता है इजीली। तो चलिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू an enclosed surface, ओके, तो चारों ओर से क्या होगी, थ्रो एन इनक्लोज्ड, जैसे कह दिए थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1/epsilon naught, and you know very well about epsilon. Epsilon is the permittivity of free space or vacuum, okay, to the is equal to the 1/epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface, okay. You know very well about this. The electric flux is denoted by phi e, okay, passing through a closed surface. Suppose this surface is S, is equal to the 1/epsilon times of the net charge. Suppose this charge is q net, enclosed by the surface S, okay. This is the statement of the Gauss's theorem. That is, mathematically we can write this statement phi E equals to
Q net by epsilon naught. Okay, and you know very well about the definition of electric flux is equal to closed surface integral of E dot dA और ds. ओके, तो ये आपका क्या हुआ, गॉसिस थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ कि E डॉट dA का जो सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल वो इक्वल टू होता है Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक चीज यहाँ पर खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो क्या है, यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको यदि टोटल चार्ज पता है, यदि आपको टोटल चार्ज पता है तो आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिस्टम सभी के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट गॉसिस थ्योरम की हेल्प से आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अननोन होगा, और अननोन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको इस इंटीग्रल से बाहर निकालना होगा, अदरवाइज ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। और इसे बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट होने के लिए इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए। बट डायरेक्शन से यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है। डायरेक्शन का मतलब होगा कि जो E डॉट डी जब प्रोडक्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ से मिलेगा E dA cos थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, मतलब E और DA के बीच का एंगल फिक्स होना चाहिए, चाहे E की डायरेक्शन चेंज हो या ना हो, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब सिस्टम में आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सिमेट्रिकल हो, ठीक है ना। तो इसलिए यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा, और वो तभी संभव होगा जब इनके बीच का एंगल थीटा फिक्स हो और ई का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, फिक्स हो, अदरवाइज यहाँ से ई कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसी भी कंडीशन में यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए गॉसिस थ्योरम तो अप्लाई हर जगह होगी, बट आप उस गॉसिस थ्योरम की हेल्प से किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज नोन होगा, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस कंडीशन में यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होना चाहिए कि आप ई के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को रफली क्या कर सके, एनालाइज कर सके, उसके बारे में आप बता सके कि सिमेट्रिकली जो भी कुछ है ई की जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहने वाली है, और दूसरी चीज़ कि ई और डी ए के बीच का जो एंगल है वो भी आपका फिक्स रहने वाला है। तब आप इसकी हेल्प से ई की फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट था तो शायद मुझे लगता है कि वो डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि डाउट क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस करके जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है, काफ़ी इजी वे में लिखा है। यदि बच्चों को थोड़ा सा यदि कोई और स्टेटमेंट उनके याद हो, क्योंकि बच्चे काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो आप अपने आइडिया से भी जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगता है वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम इस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने इसे नाम दिया है एक थ्योरम का, और थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसे लॉ का नाम नहीं दिया। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन जनरल की कोई भी सरफेस हो सकती है, तो हम यहाँ पर कोई स्फेरिकल सरफेस या सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस कंसीडर करेंगे, बट वो सरफेस आपकी क्लोज होगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन जरूर कंसीडर करूँगा कि जो आपने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस या प्रॉब्लम्स स्टडी की वह सभी पॉइंट 4 से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर मैं जो कंडीशन लेकर चलूँगा वो पॉइंट 4 से रिलेटेड होगी, ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसे प्रूव करते हैं, और ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आपका डेफिनेशन बेस्ड है और दूसरा फॉर्मूला आपका थ्योरम बेस्ड है। बट ये जो दोनों डेफिनेशन है तभी वैलिड होगी, इक्वल तभी होंगी जब आपकी सरफेस क्लोज्ड हो और ये चार्ज उस सरफेस के अंदर हो।
यदि चार्ज सरफेस से बाहर है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। वो कैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा आगे के लेक्चर्स में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक और बात मेरे यहाँ पर दिमाग में आ रही है, जो आगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बताएंगे भी, कि आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाएगा प्रॉब्लम में और उसमें दे दिया जाएगा कि इसके अंदर चार्ज इतना क्लोज है, तो आप बताइए कि जो फाई की वैल्यू हो किस पर डिपेंड करे, नेट इनक्लोज चार्ज पर, ना कि उस क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड करती है, शेप पर, ठीक है। तो कोई भी आपका क्लोज चार्ज जो आपका मान लीजिए चार्ज यहाँ पर कोई आपने रख दिया है क्यू नेट, और इस पर एक सरफेस ये ले लिया आपने स्फीयर, तो इससे भी फ्लक्स इतना ही पास होगा जितना से पास होगा। फिजिकली भी आपको इसे बताऊंगा रिलेट कर नेचर से कि कैसे हम इसे बता सकते हैं, तो उसे भी बताएंगे जब आगे प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए कोशिश करूँगा कि आर्टिकल आपका जल्दी से जल्दी ये प्रूफ हो जाए थ्योरम। तो हम इसे ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है जो किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया है। तो चलिए अब हमें यहाँ पर देखें कि फाई कैलकुलेट करना है, तो फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इंटीग्रल की हेल्प लेनी होगी, और इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए इसे देखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग में सब कुछ सिचुएटेड करूँगा, सेट करूँगा। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पॉइंट P हो गया। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आपको एक सरफेस चूज करनी होगी जो इसे क्या करती है, क्लोज्ड करती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, बट यहाँ सरफेस पहले से गिवन होगी, तो आप कौन सी सरफेस है वो पहले से ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ। एक आर्बिट्रेरी सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से कंसीडर करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आपकी जरा सी ये सही हो जाए। ये हमने कोई प्रॉब्लम कंसीडर कर ली, तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे मैं पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको थोड़ा सा सही लगेगा। देखिए कैसे मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले कई बार बताया गया है कि आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होगा अपने माइंड में। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट होगा जो जिसे ये रिपेल करेगा। तो रिपेल की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड होगी। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फोर्स की, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है टेस्ट चार्ज पर एक्टिंग, उसकी डायरेक्शन ही वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब आप आगे चलिए, ये सरफेस क्लोज सरफेस है आपकी, ये 3D पिक्चर है बट यहाँ पर आपको ध्यान से नहीं दिखाई दे रही होगी। तो अभी ऐसा ही क्यों लिया कि ये पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ पर क्यों लिया, मैं बताऊँगा आपको। इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सरफेस SB हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बट आपको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करना होगा। अब सरफेस को देखिए, ये आपकी सरफेस कर्व्ड टाइप है ना, तो कोई रेगुलर सरफेस तो नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना होगा, एरिया एलिमेंट कंसीडर करना होगा। सपोज कर लीजिए कि ये एरिया एलिमेंट यहाँ पर आपका ये इसके अराउंड है भाई, ये इसके क्या है, अराउंड है चार, और ये पॉइंट यहाँ कहीं बीच में होगा इस पर। तो ऐसे ये कोई पॉइंट है, इस पर एरिया एलिमेंट है जिसका एरिया आपका कितना हो गया, ये एरिया इसका कितना है D। अब इस एरिया एलिमेंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। अब आप डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्मल जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है एरिया वेक्टर की। तो इस सरफेस पर जो आपका एरिया नॉर्मल होगा, देखिए ये टेंजेंट हो गई ना, तो टेंजेंट पर नॉर्मल ये हुआ आपका नॉर्मल,
तो ये मैंने इसलिए इस पॉइंट पर लिया था क्योंकि यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हुआ है। बट यदि आप यहाँ पर लेते शायद दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल, सपोज कर लीजिए ये एंगल आपका कितना है थीटा, क्लियर है ना। तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी एरिया वेक्टर डी ए की। अब आप बात करिए, सपोज कर लीजिए कि ये जो सेपरेशन है ये कितना है आर, क्लियर हुआ ना। या तो चलिए यहाँ पर अब हम कंसीडर कर लेते हैं इसके बारे में कि लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at point O, and this point charge is enclosed by a closed surface S, और जो सरफेस हम गॉसिस थ्योरम में यूज करते हैं क्लोज सरफेस, उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। चलिए हाँ, ओके एस टू prove Gauss's theorem we consider a point P at the on the surface, ओके। तो बाकी कुछ आप जो कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो काफ़ी लिख दिया गया है यहाँ पर, तो इसे ही यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिएगा जो कुछ आपको आ गया और कुछ लिखना है इसमें। तो अब चलते हैं जरा नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए ये जो लैंग्वेज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वही लैंग्वेज आगे आगे तक आपको यूज़ करनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through area element vector dA, this is equal to d phi e equals to E dot d according to the definition, okay। And now so the net electric flux passing through the closed surface S, ये क्या होगा आपका phi e equals to closed surface integral over surface S d phi e, and the value of d phi e is equal to E dot dA vector. This is equation first. Now the angle between vector E and vector dA is theta, so we can put here, we can open this dot product E dA cos theta, okay। And now we consider this equation first. Now to find out the value of phi e, first of all we find out the value of E, and we know that
इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to a point charge is E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Okay, and direction is O to P, towards O to P. Now we can put this value in equation first. Put in first, we get phi equals to closed surface integral over surface as 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into dA cos theta, and the constant values over this integral comes out the integral, and here the constant values are q 1 upon 4 pi epsilon naught. So we can put here q by 4 pi epsilon naught comes out the integral, and closed surface integral over surface as dA cos theta by r square. And you know very well about this term. This term is defined as the solid angle, as we discussed in earlier lecture, and this solid angle is like this. D omega. Okay, so we know that d omega equals to dA cos theta by r square. So implies that phi equals to q by 4 pi epsilon naught into closed surface integral over surface S, and this is d omega, and this d omega over a closed surface in 3D space is equal to 4 pi. Okay, so we know that this value is equal to 4 pi, and this value is equal to 4 pi steradian. So phi E will be equals to q by 4 pi epsilon naught into 4 pi, and 4 pi is cancelled out by 4 pi. This will be equals to q by epsilon naught. In this case, net charge is q, so we can write here q net epsilon naught, implies that phi equals to closed surface integral over surface as E dot dA equals to q net by epsilon naught. This is Gauss theorem. Hence proved. तो यही आपकी क्या थी, गॉसिस थ्योरम थी। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम गॉसिस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में इसे सिंपल केस में भी सॉल्व किया गया है, और वो सिंपल केस है कि आप एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लीजिए और जो आपने क्लोज सरफेस ली है उसे आप एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर देते हैं तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, और उस स्पेशल केस में आपका यहाँ पर ये वैल्यू आई है तो यहाँ पर आर भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेडियस बन जाएगी। तो ये ओवरऑल टर्म आपकी बाहर आ जाएगी, और जो कोस थीटा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि
जो आपकी रेडियस होती है स्फीयर के केस में वही उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ई और जो आपका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपका सिर्फ यहाँ पर डी होगा और डी का जो आपका फिर टोटल एरिया कंसीडर कर लिया जाएगा। तो वहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर आ जाने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वो एक सिंपल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। तो ये जनरल हमने आपको बताया जिसमें आपने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। तो इन जनरल आप बहुत सारे पॉइंट चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेस्ट में है या मोशन में है, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट चार्ज कितना है इनसाइड द सरफेस। तो आपको यदि इनसाइड द सरफेस टोटल नेट चार्ज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब ई और डी के बीच का एंगल फिक्स हो और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, फिक्स हो, जैसा कि आगे के एप्लीकेशंस में आपको बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको जो टॉपिक था क्लियर हो गया होगा। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।